Good morning, my dear student. Myself Aluk. Welcome to my channel. Student, I hope you all are enjoying the video lectures of solution chapter and hope that you all have completed also. So today, students, we will start the second phase of this chapter, that is colligative property. Clear? तो स्टूडेंट बिफोर रीडिंग द डेफिनेशन हम इसको पहले समझते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हमने स्टूडेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, राइट। अब हम नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आइए इसको समझते हैं। स्टूडेंट, हम सभी ने छोटी क्लास में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया होगा क्लास के अंदर। जिस दिन हमारा बर्थडे होता था उस दिन हम क्या करते थे, हम लोग घर से टॉफ़ी लेके जाया करते थे, राइट। और उतनी ही टॉफ़ी लेके जाया करते थे जितने स्टूडेंट हमारी क्लास में होते थे। सपोज़ हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो हम घर से काउंट करके 40 टॉफ़ीज़ और एक मैडम के लिए या 2 मैडम के लिए टॉफ़ी लेके जाया करते थे, करेक्ट। तो सपोज़ हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो हम 40 टॉफ़ी घर से काउंट करके लेके जाया करते थे और हम हर स्टूडेंट को, हर अपने दोस्त को एक एक टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, चाहे वो हमारा दोस्त हमारे बगल में बैठा हुआ है या वो कोई लास्ट बेंच में बैठा हुआ है, हम उसको सभी को कितनी एक एक टॉफ़ी देते थे। चाहे कोई दोस्त मोटा हो या पतला हो, करेक्ट, चाहे लंबा हो या छोटा हो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, हम सभी को क्या एक एक टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते थे सिर्फ, करेक्ट। तो यहाँ पे जो टॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट, कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है या हम उसको पसंद नहीं करते हैं तो हम उसको टॉफ़ी नहीं देंगे, जिसको हम पसंद करते हैं उसको हम टॉफ़ी 2 दे देंगे, नहीं। हम क्या है, चाहे कोई अच्छा लगता हो हमें, चाहे बुरा लगता हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे वो आगे बैठा हो क्लास में या पीछे बैठा हो, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, हम सभी को क्या करते हैं, एक एक टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करती हो, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, करेक्ट। तो यहाँ पे जो टॉफ़ी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टूडेंट्स के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, करेक्ट, क्लियर। सो दो प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टीज़ जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। सो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट। लेट सपोज हमें अपनी क्लास का मॉनिटर चुनना है और इसके लिए हम क्लास में वोटिंग कराना चाहते हैं। तो हर स्टूडेंट क्या करेगा, एक एक वोट दे सकता है, करेक्ट। जैसे हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, हर वोटर क्या होता है, एक एक वोट दे सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, हर एक आदमी को एक ही वोट देने का राइट होता है, करेक्ट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ किस पे, नंबर्स पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक पार्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, नंबर्स पे, ना कि किस पे, नेचर पे, करेक्ट, क्लियर। सो आइए स्टूडेंट अब हम रीड करते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। आई होप आपको ये क्लियर होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, करेक्ट। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ही हम डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। Those properties of liquid solution which depends upon the number of particles of the solute, molecule or ions dissolved in a definite amount of solvent and does not depend upon the nature of solute are called as colligative property. शॉर्ट फॉर्म में हम CP लिख रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। Those properties of liquid solution which depends only on the number of particles of the solute,
molecule or ions dissolved in definite amount of solvent and does not depend upon the nature of solute are called as colligative property. करेक्ट. सो इम्पॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि हमें इस चैप्टर में कवर करना है स्टूडेंट, वो हम फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके थे. मैंने यहाँ दोबारा लिखा हुआ है जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. दैट इज फर्स्ट इज RLVP. RLVP is short form of relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure. Second is EBP, that is short form of elevation in boiling point. DFP is short form of depression in freezing point. And fourth is OP, that stands from osmotic pressure. Clear? Correct student? Same I have written here. CP is also known as democratic property. करेक्ट स्टूडेंट. और सारी ही जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है, और वो क्या था? वेपर प्रेशर. वो क्या होता है? वेपर प्रेशर. मैंने पहले ही बोला था वेपर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का. करेक्ट है. क्यों? क्योंकि सारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इंटर रिलेटेड हैं और किस पे डिपेंड करती हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर पे. क्लियर? करेक्ट स्टूडेंट. So same I have written here, all CP, that is all colligative property, depends upon the concept of vapor pressure and all CPs are interrelated with each other. ठीक है, प्लीज़ आप यहाँ पे लिख लीजिएगा. all colligative property depends upon the concept of vapor pressure and all CPs are interrelated with each other. Correct? Clear? और जो भी सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिफाइन करी थी शुरू में 8 टाइप्स ऑफ, उसमें मोलैलिटी पे डिपेंड करती है. उसमें से किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी में. सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मोलैलिटी. प्लीज़ याद रखें किस पे डिपेंड करती है? मोलैलिटी पे. ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि हाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मोलैलिटी. करेक्ट? क्लियर? सो स्टूडेंट, हमने क्या बोला अभी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. करेक्ट? क्लियर? तो ऐसे कुछ सब्सटेंस, लेट्स सपोज आपने ऐसा कोई सॉल्यूट डाला जो पानी में जाके डिसोसिएट हो गया, तो डिसोसिएट होने का मतलब टूट गया, तो इसका मतलब टूटने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? चेंज हो गए. तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी. करेक्ट? या सपोज आपने कोई सॉलिड पार्टिकल डाला, वो इस बार एसोसिएट हो गया, जुड़ गए, दो मिलके एक बना दिया, तो यहाँ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए? चेंज हो गए. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर से चेंज होगी. करेक्ट? क्लियर? तो स्टूडेंट, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं वो कितने हैं. करेक्ट है? क्लियर? उसको हम एक टर्म से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और उसको बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर. क्या बोलते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर. और डिनोट करते हैं किससे? आई से. करेक्ट? तो व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट व्हेन डिसोसिएशन और एसोसिएशन टेक्स प्लेस. करेक्ट है? जब किसी सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन सॉल्यूट के सॉल्यूशन के अंदर, वो कौन कैलकुलेट करेगा? वेंट ऑफ फैक्टर के हेल्प से हम उसको कैलकुलेट करेंगे. करेक्ट? सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ प्लीज स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए. सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट when as dissociation or association of solute takes place. Correct? Clear? This is calculated with help of Van't Hoff factor denoted by small I. कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से. तो Van't Hoff factor tells about the number of solute particles after dissociation or association present in a solution. Correct? सो वेंट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? वेंट ऑफ फैक्टर इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. करेक्ट? क्या है?
आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कितने मिल रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, डिसोसिएशन से पहले या एसोसिएशन से पहले, करेक्ट। सो व्हाट इज आई, आई इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, करेक्ट। आफ्टर वाला आप न्यूमरेटर में रखेंगे और बिफोर वाला किस में रखेंगे, डिनोमिनेटर में, करेक्ट। क्लियर स्टूडेंट, राइट। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस नंबर 1 वेंट ऑफ फैक्टर का, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एसोसिएशन भी हो सकता है और डिसोसिएशन भी हो सकता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल पानी में जाने के, सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट भी सकता है और जुड़ भी सकता है। तो जो केस 1 हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर ड्यूरिंग एसोसिएशन, जब डिसोसिएशन जब होगा तो क्या होगा, राइट। क्लियर। सो केस नंबर इज वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एसोसिएशन लिखा हुआ, प्लीज मेक इट डिसोसिएशन, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा इसको, ये क्या है, डिसोसिएशन। तो केस 1 है वेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, करेक्ट। डिसोसिएशन का मतलब टूट जाना, राइट। ये हमने देखा था स्टूडेंट आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, करेक्ट है। तो वहीं से हमने रिकॉल कर लेते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने और भी डिफाइन किया था स्टूडेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हमने क्या कहा था, अल्फा, करेक्ट। तो स्टूडेंट लेट्स सपोज हमने पहला जो सॉल्ट लिया है या पहला जो सॉल्यूट लिया है वो AB टाइप है। तो AB को जब हमने सॉल्वेंट में डाला तो हमें क्या मिला, लेट्स सपोज A+ और B- मिल रहा है। क्या मिल रहा है, A+ और B-। तो इनिशियल आपने लेट्स सपोज उसके कितने मोल्स लिए हैं, A। तो A से कितना जाता था स्टूडेंट, A अल्फा। तो A+ के भी कितने मिलेंगे, A अल्फा, और B+ के भी कितने मिलेंगे, A अल्फा, करेक्ट है। आई होप यू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन आयनिक इक्विलिब्रियम, करेक्ट। सो आई क्या था स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, न्यूमरेटर में रखेंगे। तो कितना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ AB प्लस A प्लस B-, दैट इज व्हाट, A- A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, दैट इज A। तो जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको I क्या मिलेगा, 1+ अल्फा। क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू 1+ अल्फा। AB यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल क्या लिया है, NaCl को अगर हम लेते हैं तो NaCl का जो I होता वो क्या होता, 1+ अल्फा मिलता, करेक्ट है, करेक्ट है, क्लियर। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट हमने लिया है A2B टाइप, या आप इसको AB2 टाइप सॉल्यूट भी ले सकते थे। A2B टाइप या AB2 टाइप सॉल्यूट है यहाँ पे, राइट। क्योंकि हमें दोनों ही केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे, सेम, A2B टाइप में या AB2 टाइप में। लेट्स सपोज हमने लिया है A2B, तो जब A2B डिसोसिएट होगा तो हमें कितने स्टूडेंट मिलेंगे, 2A+ मिलेंगे, और B क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, दैट इज -2, करेक्ट। तो इनिशियल मोल्स कितने थे, A, और डिसोसिएशन के बाद क्या मिलेगा, A से कितना जाएगा, A अल्फा, और A+ कितना मिलेगा स्टूडेंट, 2A अल्फा, और B2- कितना मिलेगा, A अल्फा सिर्फ, राइट। तो I क्या होगा स्टूडेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना था, A- A अल्फा, और 2A अल्फा प्लस कितना स्टूडेंट, A अल्फा, अपॉन कितना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हाट बिफोर डिसोसिएशन, दैट इज A। तो व्हेन यू कैलकुलेट I विल बिकम इक्वल टू 1+2 अल्फा। कितना आएगा, 1+2 अल्फा। तो यहाँ A2B या AB2 टाइप फॉर एग्जांपल हमने क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे MgCl2 ले सकते हैं। तो अगर हम MgCl2 सॉल्ट लेते एज एन सॉल्यूट तो हमें I कितना मिलता, 1+2 अल्फा। यहाँ पे AB को अगर हम NaCl सॉल्ट लेते एज एन सॉल्यूट तो हमें कितना मिलता, I 1+ अल्फा, करेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट वी कैन कैलकुलेट A3B या AB3 टाइप। तो जो A3B है वो डिसोसिएट होगा 3A+ और B-3 में। तो इनिशियल कितने मोल्स मिले स्टूडेंट, A से कितना गया, A- A अल्फा, तो A+3 के कितने मिले, 3 अल्फा, और B-3 के कितने मिले, 3A अल्फा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे I को, तो A- A अल्फा प्लस 3A अल्फा प्लस A अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट स्टूडेंट, A। तो जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 1+3 अल्फा आएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे A3B को हम AlCl3 अगर लेते हैं एज एन सॉल्यूट
तो हमें आई कितना मिलता, वेंट ऑफ फैक्टर कितना मिलता, 1 + 3 अल्फा। करेक्ट। तो हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, जनरल फार्मूला अगर हम बनाते हैं, लेट्स सपोज आपने कोई सॉल्यूट लिया है ए जो डिसोसिएट हो रहा है एन इंटू बी में। करेक्ट। तो ए से कितना जाएगा स्टूडेंट, ए अल्फा, यहाँ कितना मिलेगा, एन ए अल्फा। तो आई क्या होगा, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा डिवाइडेड बाय व्हाट स्टूडेंट, ए। when you solve it you will get I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha. Correct. So this is general formula for dissociation to calculate Van't Hoff factor. मैं repeat कर रहा हूँ, I is equal to 1 plus n minus 1 into alpha is general formula to calculate Van't Hoff factor when dissociation of solute molecules takes place. Correct. क्लियर। लेट्स सपोज स्टूडेंट इसमें हम वैल्यू डाल के देखते हैं। लेट्स सपोज हमने NaCl लिया होता, राइट। तो NaCl से कितने पार्टिकल मिल रहे थे हमें, 2। तो n को अगर हम 2 डालते तो फॉर NaCl कितना मिलता, 1 + अल्फा। करेक्ट। सिमिलरली फॉर MgCl2 कितने पार्टिकल मिल रहे थे हमें, 3। तो कितना होता, 1 + 3 - 1 कितना होता, 1 + 2 अल्फा मिलता। सिमिलरली AlCl3 में कितने पार्टिकल मिल रहे थे डिसोसिएशन के बाद, 4। तो यहाँ पे हम डालते तो 4 - 1 कितना होता, 3। तो 1 + क्या मिलता, 3 अल्फा। करेक्ट। सो दिस इज द जनरल फार्मूला टू कैलकुलेट Van't Hoff फैक्टर व्हेन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। करेक्ट। व्हाट इज अल्फा स्टूडेंट, नंबर ऑफ what is alpha, degree of dissociation, and n is number of ions produced by one molecule of a solute. प्लीज याद रखेंगे n क्या है, number of ions produced by one molecule of solute या number of particles produced by one molecule of solute after dissociation. Clear. So when we rearrange it student, इसको rearrange करेंगे तो अल्फा क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा इज इक्वल टू I - 1/n - 1। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट हाउ टू कैलकुलेट आई ड्यूरिंग डिसोसिएशन। करेक्ट। तो फॉर्मूला है 1 + n - 1 इंटू अल्फा। एन कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं जब आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल को डाल रहे हैं सॉल्वेंट में। करेक्ट है, टूटने के बाद। नाउ सेकेंड केस इज Van't Hoff फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। जब एसोसिएशन होगा स्टूडेंट तब क्या होगा, राइट। स्टूडेंट हमें पता है जब 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसको डाइमेराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइमेराइजेशन। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल मैंने डाइमेराइजेशन का ले रखा है, 2A gives A2। तो A से कितना गया, A अल्फा स्टूडेंट। यहाँ कितना मिलेगा, A अल्फा/2। अगर आपको याद है स्टूडेंट क्या करते थे हम, इस 2 को यहाँ पे फाइनली लास्ट में डिवाइड कर देते थे। तो A - A अल्फा और A2 कितना मिलेगा, A अल्फा/2। तो व्हाट इज स्टूडेंट, A - A अल्फा, A - A अल्फा प्लस A अल्फा/2 डिवाइडेड बाय A। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 1 - अल्फा/2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 - अल्फा/2 आपको मिलेगा। करेक्ट। सिमिलरली जब आप 3A से A3 बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेराइजेशन। तो A से कितना जाएगा स्टूडेंट, A अल्फा, और आपको यहाँ कितना मिलेगा, A अल्फा/3। सो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 1 - 2/3 कितना, अल्फा मिलेगा आपको। कितना मिलेगा, 1 - 2/3 अल्फा। क्लियर। सिमिलरली स्टूडेंट अब आप Na पार्टिकल लेते हैं सॉल्यूट के और वो मिलके क्या बनाता है, An एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं, A - A अल्फा इज इक्वल टू A अल्फा/n। When you solve it and rearrange it आपको क्या मिलेगा, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। करेक्ट। क्या मिलेगा, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा। दोनों में क्या फ़र्क है स्टूडेंट, पहले फॉर्मूला था 1 + n - 1 इंटू अल्फा डिसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन में क्या होगा, 1 + 1/n - 1 इंटू अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पे n क्या है, राइट, n है नंबर ऑफ जो आपने इनिशियल लिए थे जो क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, डाइमराइज कर रहे हैं या ट्राइमराइज कर रहे हैं। लेट्स सपोज डाइमराइजेशन में n कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2। ट्राइमराइजेशन में n कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। सिमिलरली पॉलीमराइजेशन में n कितना हो जाएगा स्टूडेंट, n ही रहेगा। करेक्ट। तो अगर मैं डाइमराइजेशन के इसको फॉर्मूला कैलकुलेट करता यहाँ पे वैल्यू डालता तो क्या आता है स्टूडेंट, 1/1 + n की जगह क्या डालते हैं हम, 2।
तो 1+1/2 -1 तो कितना आता, i इज इक्वल टू कितना आता, 1 - α/2 आता। सिमिलरली जब ट्राइमराइजेशन होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1+1/n-1 इंटू अल्फा। तो हम n को क्या लिखते हैं, 1/3 -1/α i। तो i क्या होता है स्टूडेंट, 1 - 2/3 क्या था, अल्फा, जो कि हमने यहाँ पे पहले मेंशन किया हुआ था। करेक्ट। सो दिस इज द जनरल फार्मूला व्हेन एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। करेक्ट है। और जो प्रीवियस फार्मूला था वो था व्हेन डिसोसिएशन of solute particles takes place. So this is how we will calculate the number of particles with help of Van 't Hoff factor when association or dissociation of solute particles takes place. Very very important student, क्योंकि हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप गलत कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर भी क्या आएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग आएगा। करेक्ट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन का जनरल फॉर्मूला था 1+n-1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन का था 1+1/n-1 इंटू अल्फा। करेक्ट। अल्फा पता है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एन मैंने आपको बता दिया है बेटा क्या होता है। करेक्ट। तो आई होप यू विल इजीली कैलकुलेट वैन ट हॉफ फैक्टर, करेक्ट, विथ हेल्प ऑफ दीज टू फॉर्मूलाज। सो हमने रीअरेंज किया स्टूडेंट, अल्फा इज इक्वल टू i/1 - n-1, करेक्ट, क्लियर। n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एसोसिएटेड, अल्फा में पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। स्टूडेंट याद रखेंगे जनरली जो डिसोसिएशन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, हमें पता है पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर आप कोई आयनिक सॉल्ट डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे, राइट, लेट्स सपोज आपने कोई सॉल्ट डाल दिया NaCl MgCl2, राइट, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। पानी में जब डालेंगे आप सॉल्वेंट, अगर आप वाटर लेते हैं तो वो डिसोसिएट हो जाएगा। करेक्ट। तो डिसोसिएशन जनरली एक्वस मीडियम में होता है, राइट। और अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो डिसोसिएशन नहीं होता, क्या होता है, एसोसिएशन हो जाता है। करेक्ट। तो प्लीज़ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन का। एसिटिक एसिड डाइमराइजेज इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। अगर बेंजीन आप सॉल्वेंट लेते हैं तो एसिटिक एसिड क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। इवन एसिटिक एसिड क्या, मैं तो कहूँगा बेटा जितनी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है दे गेट डाइमराइजेस इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, ड्यू, करेक्ट है, क्यों डाइमराइज करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है, प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको पहले सही से समझिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, इस चैप्टर में स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर की बात छोड़े, पहले हम प्रीवियस चैप्टर की बात करते हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने वहाँ पे आपको बोला था कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है स्टूडेंट, 1। बट प्लीज़ याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए ऐसा नहीं है। इस चैप्टर के लिए चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, जब तक अल्फा गिवन नहीं होगा तब तक आप, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा को कितना लिया था, 1 लिया था। बट इस चैप्टर में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा 1 नहीं लेंगे। करेक्ट। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा प्रॉब्लम में गिवन है तो आप अल्फा वही लेंगे। अगर इन केस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा गिवन नहीं है तभी आप इसको क्या लेंगे, 1 लेंगे। प्रीवियस आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या था, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम सिर्फ उसको क्या लेते थे, सिर्फ 1 ले लेते थे अपने आप ही। बट यहाँ पे नहीं है, अगर NaCl का अल्फा गिवन है तो आप वही लेंगे जो गिवन होगा, एंड देन कैलकुलेट वैन ट हॉफ फैक्टर। करेक्ट, क्लियर है। अगर MgCl2 है, KCl है, इन सब का अल्फा गिवन है तो आप वही लेंगे, तभी आप वैन ट हॉफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अगर गिवन नहीं है स्टूडेंट तभी आप कितना कंसिडर करेंगे, उसको 1 कंसिडर करेंगे। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर अल्फा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट बी ऑलवेज टेकन एज 1। प्लीज़ याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फा इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देन ओनली यू विल टेक अल्फा एज एन 1। जब गिवन नहीं होगा तभी आप अल्फा क्या लेंगे, 1 लेंगे।
आई होप आपको ये बात क्लियर होगी स्टूडेंट, अदरवाइज आप गलती करेंगे तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट। तो अभी तक आपको मुझे लगता है ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट करता है, सॉल्यूट आपने सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया और वो एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहा है, करेक्ट है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे तो डेफिनेटली उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। करेक्ट, क्लियर है। तो कहीं भी अगर आप कोई सा भी सॉल्यूट डालते हैं और वो एसोसिएट या डिसोसिएट कर जाता है तो उस टाइम की जब आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टूडेंट हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वेन एवर एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस then colligative property measure at that time is known as abnormal colligative property, और दूसरा नाम है इसका एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। सो सेम आई हैव रिटन हियर, whenever any association or dissociation of ions takes place then colligative property measured will be called as abnormal colligative property और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। करेक्ट। देयरफॉर वी कैन डिफाइन द वेंटो फैक्टर। अब ये वेंटो फैक्टर की सेकंड डेफिनेशन है स्टूडेंट। पहली डेफिनेशन थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हाट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। नाउ दिस इज द सेकंड डेफिनेशन, I is equal to abnormal colligative property divided by normal colligative property. Correct? Clear? I क्या है स्टूडेंट? सही, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। I is a ratio of abnormal colligative property divided by normal colligative property, और abnormal के जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नॉर्मल को क्या लिख सकते हैं हम? कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ज़्यादातर वर्ड जो यूज़ होगा स्टूडेंट वो एबनॉर्मल और नॉर्मल के लिए यूज़ होगा। करेक्ट। जो नॉर्मल होगा वही क्या होगी? कैलकुलेटेड वैल्यू भी होगी। करेक्ट, क्लियर। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोलिगेटिव वेंटो फैक्टर इज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टूडेंट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। किसके प्रोपोर्शनल होती हैं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे फॉर्मूला, तो वहाँ पे हम ये पाएंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। तो वो हम बाद में देखेंगे, बस यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज Cp इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो I क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मोलर मास। तो इसका मतलब क्या होगा? जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक्स प्लेस होगा तो वहाँ का जो मोलर मास आएगा उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, और जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तब हम उसको बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास। सो अगर हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में डालते हैं, पुट करते हैं, तो I क्या बनेगा स्टूडेंट? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो नॉर्मल वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा और एबनॉर्मल क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो व्हाट विल बी द I? दिस इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज नॉर्मल मोलर मास? When neither association nor dissociation takes place, and abnormal molar mass is when association and dissociation takes place. करेक्ट, क्लियर है। जब एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? नॉर्मल मोलर मास। करेक्ट है, क्लियर। सो जब एसोसिएशन होगा तो स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं आपकी मोलर मास जो सॉल्यूट का होगा वो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? जब दो पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तो एसोसिएशन जब होता है तो मोलर मास क्या होता है? बढ़ जाता है, और जब डिसोसिएशन होगा तो जब पार्टिकल टूट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोलर मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। करेक्ट, क्लियर। सो ड्यूरिंग एसोसिएशन मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, एंड ड्यूरिंग डिसोसिएशन मोलर मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा है, राइट।
लेट्स सपोज स्टूडेंट हमने बोला था एसिटिक एसिड लिया था CH3COH, अगर हम बेंजीन में लेते हैं तो ये क्या करता है, डाइमराइज कर जाता है, तो हमें मिलेगा CH3COOH होल ट्वाइस। तो क्या मुझे बता सकते हैं इसका मोलर मास पहले कितना था, 60, और जब एसोसिएशन हो गया तो कितना हो गया, 120। इसका मतलब जो मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास है, वो किसके किसके बीच में रहेगा, 60 और किसके, 120 के बीच में। करेक्ट है, क्लियर। क्योंकि लेट्स सपोज कुछ पार्टिकल जुड़े ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि 100% हर मॉलिक्यूल जुड़ ही रहा होगा, तो कुछ मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, कुछ मॉलिक्यूल बिल्कुल ही नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मोलर मास जो आएगा, जिसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 60 और किसके, 120 के बीच में होगा। करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि जब दो जुड़ेंगे 2 हो जाएगा तो मास कितना हो जाएगा, 120, और जब एक मॉलिक्यूल था तो मोलर मास कितना था, 60। करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी फॉर्मूला बना सकते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू मोलर मास नॉर्मल अपॉन मोलर मास नॉर्मल अपॉन आई। स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आई कितना होगा, क्या फार्मूला था, 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू अल्फा। करेक्ट, तो ये क्या हो गया, n को 2 डालेंगे तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 इंटू अल्फा। अब अल्फा कितना अगर गिवन नहीं है तो हम 100% लेंगे, तो आई कितना हो जाएगा, 1/2। सो अगर मैं यहाँ पे आई, तो अगर फॉर्मूला क्या था, एम एब नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, नॉर्मल कितना था स्टूडेंट, 60 अपॉन आई कितना, 1/2 पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 120। कितना होगा, 120 हो जाएगा। इसीलिए मैंने जो मोलर मास लिखा था वो कितना लिखा था, एसिटिक एसिड का एब नॉर्मल 60 और 120 के बीच में। सो दिस इज द फॉर्मूला, या एबनॉर्मल जो मोलर मास है वो हमेशा इन बिटवीन होगा स्टूडेंट, किससे, नॉर्मल मोलर मास से बड़ा और नॉर्मल मोलर मास अपॉन आई से छोटा। करेक्ट, क्योंकि आई जब एसोसिएशन होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा, तो जब आई लेस देन 1 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या रहेगी, छोटी ही रहेगी। करेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट, राइट, जब डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, मोलर मास कम हो जाएगा। लेट्स सपोज आप NaCl लेते हैं, तो NaCl लेंगे तो आई कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 1 + n - 1 इंटू अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कितना स्टूडेंट, 2 डालेंगे तो 1 माइनस अल्फा, सॉरी वो कितना, 2 डालेंगे तो 1 प्लस कितना स्टूडेंट, अल्फा। अब अल्फा गिवन नहीं है तो अल्फा को कितना लेंगे तो 1, तो आई कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा किसका, NaCl का, वो हो जाएगा 58.2 डिवाइड बाई 2 से बड़ा और 58.5 से क्या, छोटा। करेक्ट, तो इस केस में जो जनरल फार्मूला बनेगा स्टूडेंट वो क्या होगा, एम नॉर्मल अपॉन आई से बड़ा और एम नॉर्मल से कितना, छोटा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ जो आई है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो वही मैंने स्टूडेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। CH3COH डाइमराइजेस, दैट इज एसोसिएशन, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, अल्फा कितना हो गया, 1, आई कितना है, 1/2। तो आई को जब यहाँ पुट करेंगे तो स्टूडेंट कितना मिलेगा, 60 और 120 के बीच में। करेक्ट, सुन लीजिए NaCl होगा तो आई कितना था, 2, तो फॉर्मूला क्या था, एम नॉर्मल अपॉन आई, और एम नॉर्मल से छोटा, आई कितना स्टूडेंट, 2, तो क्या में होगा 58.5 से बाई 2 से बड़ा और 58.5 से छोटा, और ये 60 से बड़ा और 120 से छोटा। करेक्ट, क्लियर। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ नोट इट डाउन। इस पूरे चैप्टर में अगर कहीं भी सॉल्यूट आपने सुक्रोज लिया हुआ है, क्या लिया है, सुक्रोज या ग्लूकोज, सुक्रोज इज C12H22O11, ग्लूकोज इज C6H12O6, या आपने यूरिया लिया है। करेक्ट है, तो कभी भी अगर आप सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया लेते हैं स्टूडेंट, ये डिसोसिएट नहीं करते, हमें पता है ये डिसोसिएट नहीं करेंगे, किसमें, वाटर में। और पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट हमें क्या लेना है, वाटर लेना है। अगर गिवन नहीं है तो यूरिया, ग्लूकोज एंड सुक्रोज डज नॉट गेट्स डिसोसिएट और एसोसिएट इन वाटर, देयरफॉर
यहाँ ना डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन, तो आई हमेशा कितना रहेगा 1, क्योंकि ना ये टूटेगा ना ही ये जुड़ेगा। करेक्ट। सो वेंटो फैक्टर फॉर सुक्रोज, ग्लूकोज एंड यूरिया, ठीक है, मॉलिकुलर सॉलिड्स की आई कितना है, इसका कितना रहने वाला है 1। करेक्ट, क्लियर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे लिख सकते हैं। करेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट।